चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक फ़िलहाल आप लोगों में से किसी ने भी अभी हैंड रेज नहीं किया है, तो उम्मीद करता हूँ अभी कोई क्वेरी नहीं है। तो कोई बात नहीं, क्वेरी नहीं है ये अच्छी बात है। अभी थोड़ी सी कुछ और बात कर लेते हैं। अभी कल यूट्यूब पे मैंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली थी, डाउन फेनोमेना। ये शायद आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी, सभी लोगों ने शायद नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए। डाउन फेनोमेना एक ऑडियो क्लिप मैंने डाला था। ये आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले ये चीज़ मैंने सुना था डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का। उसमें उन्होंने एक बात बताई थी कि नॉर्मली अगर मान के चलिए मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, नॉर्मली हम लोग रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाना खा लेते हैं। तो जब खाते हैं तो अगले 3 घंटे के अंदर वो डाइजेस्ट होके जब ब्लड में जाता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है। अब नॉर्मली हम लोग अगर नॉर्मल इंसान हैं तो शुगर का लेवल बढ़ेगा, तो वो ब्लड के साथ घूमते हुए सेल्स में चला गया, यूज़ हो गया, एनर्जी मिल गया। अगर मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ, तो डॉक्टर ने क्या बताया होगा, सुबह सुबह एक खाली पेट ये गोली खा लेना, या फिर रात को भी खाना खाने से पहले ये गोली खा लेना। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, खाना खाने के बाद मेरे अंदर शुगर तो बना, लेकिन जो मैंने इंसुलिन की दवाई खाई है वो ग्लूकोज को ले जाके सेल में पहुंचा देगा। अब डाउन फेनोमेना का मतलब देखा ये गया है कि जनरली एक बात अगर मान के चले कि मैंने रात को 9 बजे खाना खाया, मैंने डायबिटीज़ की दवाई भी खा ली, तो मेरा खाया हुआ जो है वो रात को 12 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब 12 बजे मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई रहेगा। अब रात को मैं सो रहा हूँ तो बहुत सारे काम बंद हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम हमारा स्टार्ट रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट रहता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट रहता है, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट रहता है। मतलब डाइजेशन को छोड़ करके लगभग सारे सिस्टम हमारे स्टार्ट रहते हैं। तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो ग्लूकोज जाता है, जलता है, एनर्जी देता है। तो अक्सर देखा गया है कि रात को 3 साढ़े 3 बजते बजते में ये शुगर इतना यूज हो जाता है। प्रमोद जी एक बार थोड़ा म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो रात को 3 बजते बजते तक ये शुगर लेवल डाउन होने लगता है, क्योंकि जो हमने रात को 9 बजे खाया था 12 बजे तक डाइजेस्ट हो गया, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत सारी जगह पे यूज भी हुआ। तो कोई भी चीज़ यूज हो रहा तो कम होना शुरू हो जाएगा। अगर हमारे बाइक में या 4 व्हीलर में पेट्रोल या डीजल भरा हुआ है, अगर नहीं चलाएंगे तो उतना रहेगा, फिर भी थोड़ा सा कम होता है, वो गैस बन के उड़ जाता है। लेकिन अगर हम गाड़ी को चलाएंगे तो हमारा पेट्रोल या डीजल यूज होगा। तो वैसे ही हमारा हार्ट चल रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, ब्रेन चल रहा है, तो सबको काम करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज कम हो रहा है। तो रात के 3-4 बजते बजते तक एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर डाउन होने लगता है, मतलब 110 से नीचे आने लगता है। जैसे ही 110 से नीचे आना शुरू करता है तो उस समय हमारा लीवर एक्टिवेट होता है। लीवर जो होता है ना, बहुत चालाक ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, वो हर चीज़ अपने पास स्टोर करके रखता है। तो वैसे ही वो ग्लाइकोजन भी स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन इतना रखता है ना कि उससे वो 400 ग्राम ग्लूकोज बना सकता है। तो जैसे भोर में हम लोग 3-4 बजे हमारे अंदर जब ब्लड का शुगर लेवल डाउन होने लगता है, तो लीवर क्या करता है, वो ग्लाइकोजन जो है उसको ग्लूकोज बना के ब्लड में डाल देता है कि भाई ब्लड में 110 से कम नहीं होना चाहिए, कम हो गया तो
चक्कर आने लगेगा, कमजोरी हो जाएगा, 70 से कम हो गया तो कोमा में जा सकता है, बेहोश हो सकता है आदमी। तो इसलिए लीवर क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है। उसके लिए वो अपना जो अंदर अपना छुपा के रखा था ग्लूकोज, वो ब्लड में डाल देता है कि भैया कम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, डालता है तो एक कंडीशन के साथ कि जैसे ही आप खाना खाओगे वो फिर से अपना जितना ग्लूकोज उसका था ना, वो 400 ग्राम वो वापस ले लेगा। तभी मान लीजिए सुबह मैं सो करके 6 बजे 5 बजे जितने बजे भी उठा मैंने, 8 बजे 9 बजे, जब भी मैं खाना खाऊंगा ना तो 400 ग्राम लीवर पहले अपना ग्लूकोज पहले अपना ले लेगा, उसके बाद का ही ब्लड में जाएगा। लीवर हमेशा 400 ग्राम अपने पास रखता है, क्योंकि उसको पता है कि सुबह सुबह के टाइम में जब शुगर का लेवल डाउन हो जाता है तो छोड़ना पड़ता है। तो ये है डाउन फेनोमेना। मतलब हम लोग आज तक सोचते थे कि डायबिटीज़ में जो भी रोल है वो पैनक्रियास का है, लेकिन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में लीवर का भी बहुत बड़ा रोल है, जो हम लोग अभी आगे समझने वाले हैं। कि देखो, अब जैसे रात को तो शुगर डाउन हो गया तो लीवर क्या करता है, उसको बैलेंस रखने का काम करता है। अभी 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। मान लो मैं खाना खाता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, चबा के नहीं खा रहा हूँ, या खाना खा रहा हूँ टीवी देख रहा हूँ, या फिर खाना खा रहा हूँ आप लोग के साथ क्लास भी करा रहा हूँ, या आप लोग के लिए भी बता रहा हूँ, आप लोग भी चलो इधर ईयरफोन लगा लिया कान में, कुंदन सर बोल रहे हैं कुछ डाउन फेनोमेना के बारे में सुनते हैं और इधर अपना खाना खा रहे हैं। ये बेचारा दिमाग को, ब्रेन को, लीवर को, पेनक्रियाज को, किसी को कुछ नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। बंदा बात सुन रहा है कि मोबाइल चला रहा है कि खाना खा रहा है, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। चलो एक दिन हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज हो रहा है, 1 साल 2 साल 5 साल से ऐसा ही हो रहा है, तो फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, ब्रेन है, ये सोचता है कि रहने दो यार, ये बिगड़ा हुआ इंसान है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करेगा। तो वो लीवर भी समझ लेता है कि अब कुछ करने का नहीं है, बस अपने को ये चेक करना है कि जब भी मतलब सुबह 3 बजते बजते में 400 ग्राम अपने पास जो शुगर है वो छोड़ देना है, क्योंकि खाने पीने का कोई ठीक है नहीं। कभी दोपहर में 12 बजे खाना खा रहे हैं, कभी दोपहर में 2 बजे खाना खा रहे हैं, कभी खा ही नहीं रहे हैं। सुबह 8 बजे 2 रोटी खाए हैं, फिर रात को 8 बजे खा रहे हैं। तो ये सब कुछ गलत आदतें जो होती है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है डायबिटीज़। तो लीवर समझ जाता है कि अब रहने दो, अब मेरे को पता नहीं शुगर मिले चाहे ना मिले, जब आएगा तो रोक लेना है। लेकिन हर रोज़ सुबह सुबह 3-4 बजे 110 ग्राम शुगर को, ग्लूकोज को ब्लड में डाल देना है। तो अब कुछ दिन के बाद क्या होगा, सुबह उठते ही मतलब उठने के पहले ही लीवर क्या करेगा, ब्लड में शुगर को डाल दिया। अब आदत तो गलत है, तो इस कारण शुगर लेवल अनबैलेंस चल ही रहा है। चलो कभी कम हो गया तो ठीक है, कभी बैलेंस भी है, मान लो 110 है, लीवर ने 110 और डाल दिया, हो गया 220। अब पता चला धीरे धीरे पैर में शून्यपन आ रहा, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है। डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फट से लिखा कि एक बार ब्लड शुगर फास्टिंग चेक करा लो। अब सुबह सुबह गए, अब अपना तो 110 है ही है, लीवर भी 110 डाल दिया है, चेक करा है, फास्टिंग में आ गया 220। लो पंगा चालू। अब डॉक्टर तुरंत बोलेगा दवाई खाओ। अब देखो पंगा यहाँ से शुरू होता है। एक तो हमने गलत आदत लगा रखी है जिसके कारण वो 110 का 220 हो गया। अब 220 हो गया, उसके बाद हमने सुबह उठते उठते खाली पेट एक गोली खा ली। अब वो लीवर तो 110 करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है, हमने गोली खा ली, शुगर लेवल और डाउन हो गया। लीवर क्या करेगा, और छोड़ेगा। अब जहाँ 220 था वहाँ पर 330 हो गया। क्यों? क्योंकि हमने गोली खा ली थी। आप देखना, एक चीज़ हमेशा ध्यान देना
कि कभी भी कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो दवाई खा रहा है या इंजेक्शन ले रहा है और धीरे धीरे उसका डायबिटीज़ कम हो गया, दवाई धीरे धीरे कम पावर होके बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। आज अगर कोई बंदा 1 मिलीग्राम का दवाई खा रहा है तो मतलब कल या 1 महीने बाद उसको 2 मिलीग्राम का खाना पड़ेगा, 1 साल के बाद 3 मिलीग्राम का। धीरे धीरे ये डाउन फेनोमेना के कारण अब वो गोली खा रहे हैं कि शुगर बढ़े नहीं, और लिवर तो इस चक्कर में है कि भाई मेरे को 110 डालना ही डालना है, दवाई खा ली है वो और कम कर दिया तो 110 और डाल दिया। तो जैसे जैसे हम दवाई खाते जाते हैं ना, वैसे वैसे लिवर जो है वो शुगर बढ़ाते जाता है, क्योंकि उसका टारगेट है। उसके लॉग बुक में, उसके मेमोरी में लिखा हुआ है कि ब्लड के अंदर 110 होना चाहिए शुगर, सुबह खाली पेट में, खाना खाने के बाद तो और भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये डाउन फेनोमेना का जो मैंने वीडियो ऑडियो क्लिप बनाया था, रिकॉर्ड करा था, उसमें पूरा हो नहीं पाया। तो एक चीज़, यही चीज़ आज शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ कि देखो, नॉर्मली हमारे पास कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो हम लोग 3 तरह का टेस्ट करते हैं, सॉरी आजकल 4 तरह का हो गया है। पहला क्या करते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, खाली पेट में सुबह उठते उठते ही सैंपल दे दिया। दूसरा करते हैं ब्लड शुगर पीपी, मतलब फिर वो बिस्कुट वगैरह, वो टाइगर बिस्कुट आता है वो खिला देंगे, या कुछ खाना वाना खा लिए, खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद फिर से ब्लड का सैंपल लेते, टेस्ट करते हैं, तो वो होता है पीपी। फास्टिंग में लगभग 110 होना चाहिए, पीपी में 120 होना चाहिए। एक होता है रैंडम, रैंडम मतलब कोई नहीं पता है, खाए हैं कब याद ही नहीं है, लेकिन ले लीजिए देखिए कितना है, एक रैंडम होता है। और आजकल एक आ गया है HbA1c, HbA1c भी जो है डायबिटीज़ के लिए ही चेक करते हैं, 3 महीने का एवरेज निकालते हैं कि 3 महीना में कितना बढ़ा कितना घटा, इसके ऊपर। तो एक चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपके पास कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो उनके फैमिली के किसी मेंबर से एक बार बात करके ऐसा करिए कि रात को जब वो सोए हुए हो 3 बजे से 4-5 बजे के बीच में, उस समय उनका ब्लड सैंपल लीजिए और उसको चेक कीजिए। अगर वो सैंपल 110 या 120 से ज़्यादा का आता है तभी वो सही मायने में डायबिटिक मरीज हैं। अगर रात को 3 से 5 बजे के बीच में अगर ब्लड का सैंपल लेकर चेक करते हैं और अगर वो 110 या 110 से कम आता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये डायबिटिक पेशेंट नहीं है, हम ज़बरदस्ती इनको दवाइयाँ खिला खिला के मरीज बना रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी आप में से किसी के पास भी कभी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। इसी को कहते हैं डाउन फेनोमेना। ठीक है, अभी मान लो आपने कभी किसी पेशेंट का चेक कर लिया 3 बजे 4 बजे भोर में और आ रहा है कि शुगर का लेवल ठीक है, फिर भी डॉक्टर दे रहे हैं दवाई खाने के लिए क्योंकि सुबह में बढ़ा हुआ आ रहा है। अभी वो आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें पता है कि भाई चलो शुगर की प्रॉब्लम है तो 10 पेन देना है मल्टीप्लाइड 3, ओके 10 पेन देना है मल्टीप्लाइड 3 देना है, लेकिन उसके साथ साथ 1 पॉइंट लीवर 6 बार भी देना है, क्योंकि ये डाउन फेनोमेना है, ये कंट्रोल करने का काम लीवर करता है। तो हमें लीवर को भी एक्टिवेट करना है, 1 पॉइंट लीवर मल्टीप्लाइड 6 देना ही देना है। उसके साथ साथ तीसरा एक और काम करना है, जब भी किसी को डाउन फेनोमेनम की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ज़बरदस्ती दवाइयाँ खिला के उसके अंदर शुगर के लेवल को घटाया जा रहा है, तो उसके जीन्स में भी
डीएनए में भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए जो अपना न्यूरोथेरेपी का न्यू जीन चेंज ट्रीटमेंट है 8 पैन 6WD8 जस्ट ओनली 20 राउंड एरो, ये भी देना जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि डाउन सिंड्रोम आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोशिश मैंने करा जितना आप लोगों को समझा सकूं। बाकी अगर इससे जुड़ा हुआ या कोई और भी अगर क्वेरी है तो एक बार आप लोग अनम्यूट हो जाइए, पूछिए। सुनील जी, आपने हैंड राइज किया है क्या? सुनील भारद्वाज जी। हाँ, नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। सुनील जी कैसे हैं? बस सर ठीक है सर। जी नोएडा आए नहीं यहाँ पर? नहीं, मैं अभी तक नोएडा, अब सुने ना, अभी तक नोएडा नहीं आ पाया, और मेरे को लगता है अभी अगले 1.5 महीने भी मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं आऊँगा हो सकता है जून में। जी सर, ठीक है। चलिए, वो थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी। अच्छा, पैर वैर तो काम कर लूँ। नहीं मैं आता हूँ, फिर मिलूंगा मैं आपसे एक बार। जब भी आऊँगा नू, तो मैं आने के पहले मतलब दिल्ली और दिल्ली के आसपास नोएडा वगैरह, मेरठ वगैरह जितने भी लोग हैं सबको मैं मैसेज कर दूंगा। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी। मेरे एक और रिलेशन में है, उनको बोन टीवी है सर। अच्छा, दोबारा यदि करिए तो मतलब इलाज कराया था गवर्नमेंट वाला, डॉट्स वाला, वो सब सही हो गया था, और फश वगैरह भी पेट से निकली थी पहले, अब फिर से दोबारा हो गई। अच्छा, 2-2.5 साल बाद। तो हम न्यूरोथेरेपी में क्या दे सकते हैं सर, थोड़ा ट्रीटमेंट? उम्र कितनी है उनकी? 40 के आसपास है, 42। लेडीज है। 40 साल महिला है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चे वगैरह? नहीं, उसको बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। किसी तरह का कोई पहले सर्जरी हुआ है क्या, ऑपरेशन वगैरह? ऑपरेशन सर यही हुआ था, यही निकाला है, पस निकाला था पेट में से टीवी की वजह से। अच्छा, ओके। देखिए, ये पहली बार जब इनको प्रॉब्लम हुई ना, तो उस समय जब इलाज वगैरह हुआ, और फिर जब दोबारा हो गया, दोबारा होने का मतलब है कि जो टीबी की प्रॉब्लम है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उसके कारण होता है। हाँ, अधिकतर मामलों में फेफड़ों में होता है, सांस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका फेफड़ा में ही होगा। हड्डी में भी हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है। मेरे घर पे मेरे साले साहब की श्रीमती हैं, उनको जो ये आर्म पिट होता है ना, मतलब हाथ के वो नीचे वाला आर्म पिट जहाँ पे हम लोग देते हैं, वहाँ पे भी वो लिम्फ नोड होते हैं। तो उनको उसमें टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो नॉर्मली जब प्रॉब्लम होती है तो 6 महीने या 9 महीने डॉट्स की गोली वगैरह देते हैं, वो वायरल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन मान लीजिए अगर दोबारा हो रहा है, रिक्रिएट हो रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, वो डॉट्स खा करके ख़त्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। तो कमजोर फिर से दोबारा पतलापन आ गया सारा। करना भी मुश्किल हो गया सर, हड्डी पे शायद ज्यादा असर आ गया, स्पाइन में कुछ। एक काम करिए, उनके घर में फैमिली मेंबर के कोई ऐसा है जो हमेशा उनके साथ रहते हो? मेरे पास में है, अभी तो अपने घर गए हुए हो, वहीं दिखा रहे हैं, लेकिन 5-10 दिन में आ जाएंगे। मेरे घर के पास ही है, मैं ट्रीटमेंट दे सकता। अच्छा, तो पेन पेपर है अभी आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। नोट डाउन कीजिए। जी सर, बताइए। सबसे पहले देना है 30 मेडुला। ठीक है सर। उसके बाद देना है, गैप करने के बाद देना है 6 ADR 2 बार। ठीक है सर।
और उसके बाद लास्ट में फाइनली देना है ऑक्सीजन हार्मोनल। ठीक है सर। देखिए ऑक्सीजन ट्रीटमेंट अलग है, हाँ, ऑक्सीजन हार्मोनल हार्मोनल ट्रीटमेंट अलग है, और ऑक्सीजन हार्मोनल अलग है। हाँ जी। ठीक है, तो ऑक्सीजन हार्मोनल देखने में थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन लंबा है नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है। ठीक है, छोटे छोटे ही है सर, इसके बहुत सारे स्टेप। हाँ, इसके साथ साथ जी 30 मेडुला अगर किसी फैमिली मेम्बर को सिखा दें या आप खुद दे सकें तो ज़्यादा अच्छा है। दिन में 3 से 4 बार ठीक है सर। 30 मेडुला को बाकी सब तो एक ही बार करना है, लेकिन 30 मेडुला को अगर 3 से 4 बार रिपीट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। हाँ ठीक है, ये करिएगा। करते करते जैसे हफ्ता 10 दिन में ना, वो जिधर बोन में प्रॉब्लम है उधर डिफॉर्मिटी भी आ गया होगा, दर्द भी होता होगा, पेन उन भी रहता होगा, शायद जितनी भी प्रॉब्लम रहती होगी ना, 10-12 दिन जब ट्रीटमेंट देंगे तो ये सारा कुछ धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगेगा प्रॉब्लम्स। ठीक है सर। उसके बाद 10-12 दिन के बाद मेरे को एक बार फिर से आप ये मेरे को अपडेट कीजिएगा कैसा रहा, क्या रहा। अगर इसमें कुछ और ऐड करना पड़ा तो फिर करेंगे, लेकिन अभी 10-12 दिन के लिए यही देना है। ठीक। चलिए, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए धन्यवाद। विनोद जी एक बार आप अनम्यूट हो जाइए, हैंड राइज करा आपने। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? हेलो हेलो। जी विनोद जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। जी जी बताइए। सर, एक व्यक्ति हैं, उनका 62 साल उम्र है अच्छा, और उनके घुटने में सर्जरी हुई थी, ओके। उसमें प्लेट बैठाया गया है, तो उसका क्या थेरेपी हम लोग दे सकते हैं क्या? एक ही घुटने में या दोनों में? एक में ही सर। अच्छा, मैंने उन्होंने ऑफर नहीं लिया है। नहीं, आजकल पता है घुटने की सर्जरी में भी ऑफर चलता है कि एक घुटने में गड़बड़ हो गया है, ग्रीस सूख गया है, 3 लाख रुपए लगेंगे, ऑपरेशन करवा लो। लेकिन अभी हमारे पास हमारे हॉस्पिटल में ऑफर चल रहा है, दोनों घुटने करा लोगे तो 5 लाख में ही हो जाएगा। जी तो अभी देखो, अभी जिसका सर्जरी हो गया है, जो रिप्लेस हो गया है घुटना, अभी उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं, उनको समझा देना कि सावधान रहना। आप चलते फिरते समय इधर उधर कहीं भी गिर गए या चोट लग गया ना, देखो आर्टिफिशियल चीज़ है तो वो रीजनरेट तो होगी नहीं, जो टूट गया वो फिर बनेगा नहीं, तो इसलिए उसको बचा के रखना है जी कि कहीं चोट ना लगे, कहीं ठोकर ना लगे, कहीं ये सब कुछ ऐसा टाइप का इंजरी ना हो। ये चीज़ उसके बारे में सोचते हैं, उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, कई लोगों में होता है कि सर्जरी करा के रिप्लेस तो करा लिए, लेकिन फिर भी दर्द और सूजन कम नहीं हो रहा है। तो दर्द और सूजन कम करने के लिए आप उनको 30 मेडुला 6 ADR 6 ADR और उसके बाद अनिल शर्मा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी सर। लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो भगवान का बनाया हुआ नहीं, अब वो इंसान का बनाया हुआ है। लेकिन हाँ, जो दूसरा वाला ठीक है अभी। अब चूंकि होता क्या है कि एक घुटने में प्रॉब्लम आ गई है तो नॉर्मल सी बात है, चलते फिरते समय उठते समय दूसरे वाले जो अभी ठीक घुटना है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ रहा होगा, उसको ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता होगा। तो अब धीरे धीरे आने वाले कुछ टाइम में, या अभी शुरू भी हो गया, तो धीरे धीरे वो भी गड़बड़ होना शुरू होगा, उसमें भी दर्द, कट कट की आवाज़ आने शुरू हो जाएगी, उसमें भी सूजन वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। तो उसको हम लोग बचा सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताया ना, 30 मेडुला फिर 6 ADR 2 बार और उसके बाद अनिल शर्मा। हाँ, कुछ दिन इसको कंटिन्यू करने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने 1 महीना ट्रीटमेंट दिया, 1 महीना देने के बाद और 1 महीना के लिए इसमें अनिल शर्मा के बाद न्यू जीन्स ट्रीटमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, जो सर्जरी हो गया है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं।
ओके सर। चलिए जी सर, धन्यवाद सर। चलिए ओके जी, आगे बढ़ते हैं। महेंद्र जी एक बार अनम्यूट हो जाइए। हाँ हो गए जी, बताइए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सब बढ़िया हैं आप? जी बिल्कुल, एकदम फिट एंड फाइन। सर आवाज तो बढ़िया लग रही है आप। जी जी, एक्चुअली कड़कदार आवाज होती है सर, जैसी आवाज वैसी होती है ना, वैसी आज नहीं है सर। सब कोई तो बात है। जी जी जी। नहीं इतनी तो खैर आवाज एक्चुअली सुनिए एक्चुअली क्या हुआ, आज का सेशन जो था रात को 8:30 बजे होना था। तो लगभग 7:45-8 बजे के लगभग में अचानक से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक मेरे मित्र हैं यहीं पे, तो उनकी माता जी का ब्लड प्रेशर अचानक से डाउन हो गया। तो मेरे पास आए कि क्या करना पड़ेगा। तो मैं गया जल्दी से, तो जल्दी से जाकर देखा कि उनका क्या होता है, बीपी हाई रहता है। तो उन्होंने अभी जैसे खाना खाने के पहले वो ब्लड प्रेशर की गोली खा ली, और ऐसे ही पहले से सोडियम कम था, ऊपर से गोली खा ली तो ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो बेहोश हो गए। अब उसी चक्कर में मैंने जल्दी जल्दी भेजा कि भाई आज 8:30 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, फिर से 10 बजे स्टार्ट करेंगे। सही है सर। तो बस उधर ही से आए गया। वो काफ़ी मुश्किलों से कैसे भी करके उनको ठीक किया गया, अभी ठीक है। सर नाम तो हाँ। चलिए बताइए। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी। सर एक लेडी है, ममता नाम है उनका, उम्र है 36 साल। अच्छा और सर उनकी लेफ्ट किडनी में मतलब स्टोन सिस्ट है सर। अभी अक्सर एड्रेस बताया था। नहीं सुनिए, ओवरी में सिस्ट हो रही है सर। सिस्ट है कि स्टोन है? ओवरी में सर, किडनी में सर, किडनी में सिस्ट, किडनी में सर वो बताया, मतलब वो सिस्ट है। तो मैंने मतलब रिपोर्ट डाली है सर। तो आप मेरे को एक बार सारे रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और ये सारे रिपोर्ट भेजने के बाद एक बार सर रिपोर्ट डाली थी मैंने अभी। पता अभी देखा नहीं है मैंने, तो एक बार फिर से सुनिए ना, अभी सेशन ख़त्म होने के बाद एक बार मेरे को फिर से रिसेंड कर दीजिएगा, ठीक है? और सुनिए, कल सुबह 9:30 बजे से जल्द आराम की क्लास है, लगभग 10:30 बजे तक। तो आप मेरे को कल एक बार 10:30 बजे के बाद फ़ोन करिएगा इस टॉपिक को लेकर के, और मेरे को अभी फिर से वो रिपोर्ट्स वगैरह है ना, एक बार रिसेंड कर दीजिए। ठीक है सर। ठीक, उसको कर दीजिए जी। एक पेशेंट है सर, उम्र है उसकी लगभग 21 साल, एवीएन की समस्या है सर। कितना उम्र है? 21 साल। 21? अभी सर, अच्छा 21। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है उनको? एवीएन सर। अच्छा एवीएन, ए वास्कुलर नेक्रोसिस। जी जी जी। अच्छा, हाँ इसमें क्या होता है ना, ये कमर के पास जो कूल्हा होता है हमारा, जिधर हम लोग पारखू देते हैं, जी सर। तो वहाँ पे वो हड्डी का जो बॉल सॉकेट होता है ना, वो धीरे धीरे वहाँ का सेल मरने लगता है, उसी को ए वास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। जी जी। तो कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं इनको आप? सर काफी ट्रीटमेंट दिए हैं, और अभी कूलर चल नहीं पा रहा है। नहीं सुनिए, अब हर चीज़ ऐसा मत करिए, रुकिए देखिए। ए वास्कुलर नेक्रोसिस का मतलब है कि जो कूल्हे की हड्डी के अंदर जो सेल है ना, देखो हर कोशिका का नाम अलग होता है, कोशिका एक ही तरह का होता है लेकिन नाम अलग अलग होता है। लीवर में है तो वो हेपाटिक सेल है, किडनी में है तो रीनल सेल है, हार्ट में है तो कार्डियक सेल है। वैसे ही हड्डी के जो सेल्स कोशिकाएं होती है ना, उसको ऑस्टियो सेल्स कहते हैं। तो वो क्या होता है वहाँ पे,
हाँ, ऑस्टियो मतलब हड्डी। कहीं भी अगर नाम आपने देख लिया ऑस्टियो लिखा हुआ आगे, मतलब समझ लिए हड्डी। ऑस्टियो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, कहीं भी ऑस्टियो मतलब हो गया हड्डी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑस्टियो सेल्स जो है, हड्डी के सेल्स, कोशिकाएं जो है वो मरने लगती है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो मर रही तो उसको ठीक कर दे, जिंदा कर दे फिर से। तो ऐसा तुरंत एकदम से नहीं हो जाएगा, उसमें कुछ स्टेप होते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर वहाँ की कोशिकाएं मर क्यों रही है। तो कहीं भी कोई चीज़ मरता है तो समझ जाइए कि वहाँ उसके लिए जो ज़रूरी सामान है, उसके लिए जो जितना ऑक्सीजन चाहिए उसके पास या तो नहीं पहुँच रहा है, या जितना ग्लूकोज चाहिए नहीं पहुँच रहा है, चाहे जितना कैल्शियम चाहिए, चाहे जितना विटामिन, कुछ ना कुछ ऐसा है जो जितना उसके पास पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच रहा है। अच्छा, कुछ भी पहुँचना हो तो पहुँचेगा कैसे? ब्लड के जरिए पहुँचेगा। अब नहीं पहुँच, हाँ, अब नहीं पहुंचा वहाँ पे, तो पहला बात है कि ब्लड में कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है। तो कभी भी ए वास्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट है तो उसको मल्टी हेपरिन तो देना ही देना पड़ेगा ब्लॉकेज को खोलने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर हमने ब्लॉकेज को खोल दिया, चलो खून वहाँ पे जाने लगा, लेकिन इससे काम नहीं बन जाएगा। सेकंड चीज़ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि रोज़ वहाँ का कोशिका मर रहा है। तो हमने ब्लड का सर्कुलेशन तो बढ़ा दिया, तो वहाँ पे और भी कोशिकाएं ना मरे, और जो मरे हुए हैं वो फिर से रीजनरेट हो। तो सेकंड में हमें देना पड़ेगा मल्टी विटामिन ट्रीटमेंट, 4 पीट वाला। 4 पीट 3, लिख लीजिए, 4 पीट, हेलो, 4 पीट 3 गॉल 7 लिवर 8 लेफ्ट पार्खू 6 एडीआर। हाँ, ये है जो सेल्स डाई हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको रोकने के लिए। और फिर जो डेड हो चुके हैं उनको फिर से रीजनरेट करना है। उसके लिए गुरुजी का बनाया हुआ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एवियन ट्रीटमेंट नाम भी है उसका, एवियन ट्रीटमेंट। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो मैंने बताया, पहला तो है मल्टी हेपरिन, दूसरा है मल्टी विटामिन, और तीसरा है एवियन ट्रीटमेंट। अगर मान लीजिए 1 घंटे का समय निकाल के वो आपके पास आते हैं तो आप मतलब एक ही बार में दे सकते हैं। अगर घर के मेंबर हैं या अगल बगल के हैं तो ऐसा करिए कि सुबह में आपने मल्टी, अच्छा दूर से आते हैं तो उनको बोलिए कि 1 घंटे का टाइम निकाल के आए। पहले आपने मल्टी हेपरिन दे दिया, मल्टी हेपरिन देने के बाद 30 सेकंड गैप करके, आधे मिनट या 1 मिनट या 1.5 मिनट गैप करके आप मल्टी विटामिन दे दीजिए। और देने के बाद उनको आधे घंटे बोल दीजिए रेस्ट करने के लिए। आधे घंटे के बाद फिर आप नेक्स्ट एवियन ट्रीटमेंट दे दीजिए। हाँ, ठीक है। ये करके मेरे को 8-10 दिन ये ट्रीटमेंट दीजिए। 8-10 दिन में मेरे को बताइएगा फिर कैसा रहा। सर एक क्वेश्चन हो रहा है सर। जी जी बताइए। हेलो सर, आपने एक मैंने क्वेश्चन किया था सर, कान में साई की आवाज आ रही थी, घंटी की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, आपने ट्रीटमेंट जो बताया था सर, 8 थायराइड और थायराइड और अप डाउन एरो सर बताया था। उसके बाद में गोल्ड ट्रीटमेंट सर मैंने 5-6 दिन दिया, लेकिन कोई भी आराम नहीं पाया सर। तब उनको ये बजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। देखो कान में जो आवाज़ आती है ना, ये कभी कभी क्या बहुत बार टिनिटस के कारण भी होता है। ठीक है। टिनिटस में क्या होता है कि जैसे हमारे कान का जो छेद होता है, अंदर जो पर्दा होता है, पर्दा के बाद एक लिक्विड होता है
जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो कहते हैं ना कि पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे है, तो कोक्लिया, कान के अंदर होती है हड्डी का नाम है कोक्लिया, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो वैसे 3 हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में एक लिक्विड, जैसे गाड़ी के इंजन में मोबिल भरा हुआ रहता है ना, वैसे उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ रहता है। उस लिक्विड में अगर सूजन आ गया तो वो टिनिटस हो जाता है, तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है। तो एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, और सभी के लिए। कुछ लोग होते हैं जिनको खर्राटे की प्रॉब्लम आती है, रात को सोते हैं तो खर्राटे लेते हैं। खर्राटे लेने का क्या मतलब है कि एपिग्लॉटिस में जो अपना फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में जो ढक्कन जैसा रहता है एपिग्लॉटिस, उसमें सूजन आ जाती है, या एक नेसोफेगल डिवाइस होता है, मतलब नाक और मुंह का पाइप जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी एक ऐसा ही झिल्ली जैसा रहता है। उन दोनों में किसी में सूजन आ गया तो इंसान को खर्राटे आने लगेंगे। और वैसे ही कान के अंदर जो लिक्विड है उसके अंदर सूजन आ गया तो टिनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये मतलब कान में वो घंटी की आवाज़ आना या हवा का साए साए आवाज़ आना, ये सब चीज़ हो सकता है। तो ट्रीटमेंट जो आप दे रहे हो, देखिए इसमें थाइमस पॉइंट तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, बिना थाइमस दिए ये ठीक नहीं हो सकता है। वो ठीक है, इन्फ्लामेशन आया है, लेकिन इन्फ्लामेशन ऐसा नहीं आया है कि कुछ अपने से कुछ हो गया, अंदर से कुछ आया इन्फ्लामेशन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो बंदे को कभी कान के पास या आसपास चोट लगी है हो, या फिर कभी ऐसे कहीं सफ़र में जा रहे हैं, एसी में बैठ गए, कंबल नहीं मिला, ठंड लग गया, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर कोई ऐसा हाई पावर का एंटीबायोटिक दवाई वगैरह खा लिए होंगे उसके कारण। तो इन सब के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए थाइमस तो हमें यूज़ करना ही करना पड़ेगा। हाँ, थाइमस यूज़ करने के पहले एक चीज़ और कर सकते हैं। टिनिटस की प्रॉब्लम है, नॉर्मली ऐसे जहाँ भी टिस लगा होता है तो हम लोग एडीआर ओडीआर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें थाइमस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थाइमस यूज करने के पहले 30 मेडुला ऐड कर दीजिए, 30 मेडुला। और इसके साथ साथ एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये किसी को भी जैसे खर्राटे की प्रॉब्लम है तो भी, और कानों में टिनिटस की प्रॉब्लम है तो भी, उन सभी लोगों को बताइएगा कि रात को सोने के पहले या सुबह में जैसे सो के उठते हैं खाली पेट में, तो ये सूखे हुए अदरक का पाउडर होता है जिसको कि सौंठ कहते हैं, तो 1 चम्मच सौंठ पानी में डाल के उसको बॉईल करके पी लें छान के। इससे सूखे हुए अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, तो इससे काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। चलिए मिलेंगे कल फिर नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।